अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, गोल्ड टेस्ट का चौथा रोज़, पाकिस्तान की एक ज़बरदस्त फाइट बैक, अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी। लेकिन जैसे कि टेस्ट मैच में हमेशा होता है, जब आप 333 रन का हदफ चेज कर रहे हो तो एक या दो विकेटें पूरे मैच को दिलचस्प बनाती हैं। आज भी ऐसे ही हुआ। इमामुल हक ने, अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को बड़ा अच्छा ओपनिंग स्टैंड फराहम किया, लेकिन फिर इमाम आउट हुए। उसके बाद अजहर अली एक मरतबा फिर नाकाम रहे। लेकिन पाकिस्तान ने जनाब बाबर आजम की विकेट गंवाने के बावजूद और अब्दुल्ला शफीक की शानदार सेंचुरी की बदौलत 3 विकेटों पर 222 रन बना लिए हैं। अब ये मैच जो है वो दोनों तरफ जा सकता है। पाकिस्तान को चाहिए जनाब 120 रन और कल खेल के आखिरी दिन श्रीलंका को जरूरत है 7 विकेटों की। क्या होगा, क्या एनालिसिस हम कर सकते हैं। अब्दुल्ला शफीक के 112 रन, शानदार सेंचुरी स्कोर की। उनके साथ मोहम्मद रिजवान मौजूद है, आगा सलमान को आना है, इसके बाद मोहम्मद नवाज मौजूद हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भी 2 मरतबा क्लैप्स हुई, पहली इनिंग्स में ही पाकिस्तान की बैटिंग क्लैप्स हुई थी, क्या 120 रन बना सकेंगे? ये वो सवाल है जो बहुत मुश्किल है। और शायद पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस को आज रात नींद नहीं आनी, क्योंकि कल 5वां दिन है और कल कुछ भी हो सकता है। इस बारे में बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर और चीफ सेलेक्टर तौसीफ अहमद साहब और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ। तौसीफ अहमद साहब के पास चलते हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान के साबिक सिलेक्शन कमेटी के रुकन। तौसीफ साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के। रऊफ, आपका भी शुक्रिया। तौसीफ भाई, मैच बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है, एक्साइटिंग है। पाकिस्तान ने आज बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, 333 आसान हदफ नहीं होता। पूरे टेस्ट का खुलासा बाद में करेंगे, लेकिन जो आज परफॉर्मेंस रही, आप समझते हैं कि एक रियलिस्टिक चांस मौजूद है जीत का, लेकिन खतरा भी मौजूद रहेगा क्योंकि जयसूर्य ने जैसी बॉलिंग की है, ये जैसी बॉलिंग कर सकते हैं हमें सबको पता है। सो अ वेरी नर्वी सॉर्ट ऑफ 5th डे कमिंग अप, जब कुछ भी हो सकता है। देखिए, सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया है, ये आज का पूरा दिन डोमिनेट किया और क्रेडिट गोज टू, यकीनी तौर पे मैं पहले भी ये बातें कर चुका हूँ कि हमारी जब ऊपर से रन्स होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप एक लगती है, तो हम अच्छा खेलते हैं। और हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा कि हमने बहुत उम्दा बैटिंग की, हमारे ओपनर्स ने खेला। और यहाँ भी आज मैं समझता हूँ जितना भी क्रेडिट दिया जाए, इसलिए कि देखिए, हम बज़ाहिर पिच टर्न हो रहा है, कुछ एक पर्टिकुलर एक जगह से कहीं से टर्न हो रहा है, और पहली इनिंग में उनकी भी यही पोजीशन रही, हमारी भी ये पोजीशन रही, हम उसको देखते रहे। मगर आज मुझे सच ऐसा नजर नहीं आया, पैचेस पड़े हैं, वहां से टर्न हुआ है। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तान बैट्समैन, और जिस तरह उन्होंने खेला है, और कोशिश नहीं की कि उन्होंने जो है ज्यादा क्रॉस खेलने की। और जाहिर है, और मुझे तो इस वक्त तक तो जो है बाबर की विकेट गिर जरूर गई है, मगर मुझे तो बहुत कंफर्म हूँ मैं इस बात पे कि पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीतता है। सुबह का आधा एक घंटा अगर निकालता है, हाँ वो जरूर है। तो फिर वही मिडिल ऑर्डर जो काफी वक्त से हम देख रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो बट लेकिन हम लोग अपर हैंड हैं, और अब ये मैच हारना नहीं चाहिए उस लिहाज से अगर देखा जाए तो। बिल्कुल, ये मैच हारना नहीं चाहिए। लेकिन तौसीफ भाई ने जैसे खुद कहा कि पहले 1 घंटा आधे घंटा में देख के खेलना होगा, बस मैं दूसरी तरह से सोच रहा हूँ। तौसीफ भाई, रऊफ के पास चलते हैं कि अगर इस आधे 1 घंटे में खुदा ना खास्ता विकेट गिर गई तो फिर प्रॉब्लम भी होगी। लेकिन रऊफ, आपकी क्या राय है? मैं भी आप लोगों से ही पूछना चाहूँगा। एक दो और मैंने क्रिकेटर से भी बात कर रहा था कि विकेट बहुत, जैसे तौसीफ भाई ने कहा, बहुत ख़राब नहीं खेल रहा, और इसी वजह से हमें बैटिंग करते हुए अगर हम सीधे बैट से खेलें, डिसिप्लिन से खेलें, वी कैन स्कोर रन। रऊफ, क्या कहते हैं? पाकिस्तान का कमबैक अच्छा हुआ है, 333 कभी भी आसान नहीं होते चौथी इनिंग में, बट वी आर इन अ पोजीशन जहां मैच तो जीत सकते हैं। बट श्रीलंका ने बाबर की जो विकेट हासिल की है, उसके बाद वो भी बड़े कॉन्फिडेंट हो गए कि अगर 1-2 विकेटें जल्द हासिल करें तो वो भी ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि तौसीफ भाई ने बिल्कुल दुरुस्त तजिया किया कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान के जो कंट्रोल में ये टेस्ट मैच आ चुका है, और अगर पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर थोड़ी सी पेशेंस का मुजाहरा करे और दिलेरी दिखाए तो पाकिस्तान बआसानी ये टेस्ट मैच जीत सकता है। विकेट का जहाँ तक आपने बात की है कि पिच का भी मेरे लिए बड़ा एक अजीबोगरीब सा रहा, क्योंकि पहले 2 दिन विकेट ने बहुत ही तंग किया बैट्समैन को, और जो स्पिनर से उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही है, उसमें बहुत ज़्यादा उनके लिए सपोर्ट थी। मगर जो जिस तरह आज पिच खेली है, तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बिल्कुल एक फ्लैट पिच की तरह खेली है। और अर्ली ऑन जो जिस तरह जसूरिया ने बॉलिंग की है, तो आए के नए बॉल के साथ उसके चंद एक आर्मर्स ज़रूर खतरनाक थे कि जो बॉल उसकी बिल्कुल स्ट्रेट रही है और विद इन द विकेट रही है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई ब्रेक मिला है, या कोई पिच अनइवन रही है, या कोई बैट्समैन को इतना ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो मेरा ख्याल है कि जो क्रेडिट है वो ऑल गोज टू अब्दुल्ला शफीक को,
जिसने बहुत ही कमाल की और लाजवाब एक इनिंग खेली है। और अगर वो विकेट पर मौजूद रहे तो नए बॉल को अगर उन्होंने सेकंड टाइम दोबारा सर्वाइव किया तो फिर मेरा ख्याल है कि एक गारंटेड चांस होगा पाकिस्तान के साथ। बिल्कुल, रोज ने जैसे कहा तौसीफ भाई कि नया बॉल भी श्रीलंका ने लिया और फिर उन्होंने स्पिनर से ही करवाया। अब ये एक बड़ी गलत मौके पर पाकिस्तान की विकेट गिर गई, वही बाबर जैसे बड़े प्लेयर की, क्योंकि नई बॉल से आपको पता है एक विकेट गिरे तो दूसरी भी कभी गिर जाती है। तो ये नया बॉल तौसीफ भाई कितना कल इंपॉर्टेंट रहेगा, हिकमत अमली हमारी क्या होनी चाहिए? चूँकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर नया बॉल आप खेल जाते हैं उस पर कुछ रन्स भी बनते हैं, क्योंकि जब नया बॉल होता है तो आपको थोड़े से टाइम करने का मौका मिलता है। बट अगर इस नई बॉल को सर्वाइव करते हैं तो इस विकेट में कोई ऐसा डेंजरस टर्न नहीं है, अनप्लेबल विकेट नहीं है ये। आप मुत्तफिक हैं इस बात से? बिल्कुल, अब तक तो नजर आया है, लेकिन उसमें एक ही चीज है कि सीधा सीधा खेला है इन्होंने, ज्यादा क्रॉस नहीं खेला। अगर आप गफ्फार तुम देखो ना तो पिछली इनिंग में भी, दोनों इनिंग में आप देखो, जो पीछे जाके खेल रहा था ना उसको प्रॉब्लम हो रही थी। 6 LBWs हुए हैं पिछले दोनों मिला के, 6-7 ऐसे LBW हुए हैं। इसका मतलब गेंद थोड़ा सा नीचे भी रह रहा था, तो और पीछे जा रहे हैं तो जाहिर है उनका आर्म बॉल हमें पकड़ने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। और हम वैसे भी बड़े कमजोर हैं, हेरात के टाइम में भी हम देखें तो उसका आर्म बॉल जो एक बड़ा अच्छी बॉलिंग वो करता था, तो वो उसका पैड पे मारते थे। और ये भी तीनों बॉलर जो इनके हैं वो भी जो है विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। बट नजर कहीं नहीं आया हमें कि पिच कहीं से डैमेज हुई है। जो एक पर्टिकुलर, अगर आप देख लें ऑफ साइड पे देखें तो ड्राइव खिलाने में मुश्किल हो रही है। पूरी ड्राइव ना मारें आप तो ठीक है, थोड़ा सा मिडिल से लेग साइड पे चले जाएं तो वहां से टर्न हो रहा है, मगर बीच में से कुछ भी नहीं होता। और वही पैचेस जो पड़े हुए हैं वही कुछ कारस्तानी दिखा रहे हैं अपनी। और आई थिंक बहुत ही उम्दा खेला और सीधा खेला। अब आप क्रॉस ना खेलें, सीधा सीधा खेलेंगे, वो मुश्किल में पड़े हुए हैं इस वक्त। सुबह आते ही अगर जैसे रिजवान ने आते ही स्वीप मार दिया, ठीक है, उनका पैट शॉट अपनी जगह है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि अगर आप सीधा खेलेंगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है इस पिच में। और इतना बड़ा हम लोग इंशाल्लाह जो है टारगेट चेस कर लेंगे। लेकिन एक चीज का जरूर मैं निशानदेही कहूंगा, वो आप सवाल आगे करेंगे जरूर इस बात के, मैं ये कहता हूं कि हम कॉम्बिनेशन क्या बनाते हैं हमें समझ नहीं आ रही है। मतलब हम हारते हैं या जीतते हैं, छोड़ दें। आप जो 11 की टीम बना रहे हो यार, आप वहाँ मौजूद थे, आपने खुद देखा वहाँ जो आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने जो है टर्निंग, यही पिचें थी जो टर्न हो रही थी। बट क्या था उसमें कि उन्होंने एक लाइन पे रख रहे थे बीच में, और ये अच्छा आपने 3 पेसर डाल दिया। भाई किस हिसाब से आप 3 पेसर डालना है? फिर आप इस वक्त फवाद को बिठाने की मुझे कोई तुक समझ नहीं आई। अच्छा दोनों आप, ठीक है, नवाज ने 5 विकेट लिए अपनी जगह है, और सलमान ये पार्ट टाइम बॉलर है यार, आपके पार्ट टाइम बॉलर हैं ये। और ठीक है उन्होंने कर दिया, जाहिर है पिच टर्न हो रहा था, वो भी एक्सपोज हुए उनके बॉलर। हमने तो उस लिहाज से अगर देखें तो यासर सिर्फ एक हमारा मेन बॉलर था, बाकी तो पार्ट टाइम हमारे बॉलर थे। बिल्कुल ये देखना पड़ेगा कि हम 3 पेसर से किस उससे हम पेस पे। बिल्कुल आपने तौसीफ भाई 3 निशान दी कि मुझे क्विक ब्रेक प्रोग्राम में प्लीज शामिल करना है। वो ब्रेक से वापस आकर आप दोनों से मैं सवाल करूंगा। आपने ठीक कि पाकिस्तान जीते या खुदा ना खास्ता अगर कोई और नतीजा आता है, लेकिन फिर भी हमें सिलेक्शन की इस गलतियों को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 फास्ट बॉलर, फवाद आलम का ड्रॉप होना, शायद फवाद अभी आज खेल रहे होते, इसके बाद बाकी होते, तो एक नई हमें एक जो है ना वो एक होप होती। लेकिन सलमान का डेब्यू है, उनसे एक्सपेक्टेशन शायद ज़्यादा ही हमने कर ली हैं। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनाम रिप्ले में खुशामदेद। गोल्ड टेस्ट का चौथा रोज, पाकिस्तान के 222 रन पे 3 आउट, 120 रन मजीद दरकार हैं। 7 विकेटें श्रीलंका को चाहिए। एक बड़ा इस वक्त इवनली पॉइंट से मैच हम कह सकते हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की वजह से जिस तरह उन्होंने बैटिंग की, पाकिस्तान की यकीन तौर पर इस वक्त परसेंटेज जीत की शायद मुझे लगता है ज़्यादा है। रऊफ क्या कहेंगे अब्दुल्ला शफीक के हवाले से? एक बड़ी डिफरेंट एग्जाम्पल है जिनके टैलेंट को बड़ी जल्दी स्पॉट कर लिया गया, चाहे मोहम्मद वसीम हो, मिसबाउल हक हो या उस ज़माने बाबर आजम। इनको कम फर्स्ट क्लास मैचेस पर डेब्यू करने के बाद, एक सेंचुरी, फिर नेशनल T20 के बाद इनको टीम में खिलाया गया। बड़े तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, तनकीद भी हुई, लेकिन जिस तरह अब्दुल्ला की बैटिंग है, जिस तरह वो टेक्निक से खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी सिलेक्शन को ठीक साबित किया। जी बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि उनकी जो इनिंग है वो पाकिस्तान की एक जो रिसेंट पास्ट है उस पर एक बेस्ट टेस्ट इनिंग उसको आप कह सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि जो उनकी सिलेक्शन पे सवालात वगैरह उठ रहे थे उनका उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है।
और जहाँ तक उनकी सिलेक्शन का मैटर है, मेरा ख्याल है कि बाज़ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि उनको इतना ज़्यादा जो जांच लेते हैं कि उनकी टेक्निक या उनका जो एक्सपोजर है वो किस किस्म का, अगर उनको एक्सपोजर मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में तो वो वहाँ पर परफॉर्म करेंगे। जिस तरह मोहम्मद आमिर को टू अर्ली पाकिस्तान टीम में इंक्लूड किया गया था और उसके बाद उसने अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया था कि उसको बिल्कुल जेन्युइनली उसको चांस दिया गया। इसी तरह अब्दुल्ला शफीक को ढूंढ के उसको पाकिस्तान टीम में लाया गया, तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है। और मेरा ख्याल है कि ऐसे प्लेयर्स काफ़ी डिकेड्स के बाद मिलते हैं कि जिनमें इतना पोटेंशियल हो कि उन्होंने इतनी ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट भी ना खेली हो और उसके बावजूद अगर उनको एक्सपोजर मिले इंटरनेशनल क्रिकेट का तो उससे अपनी जो उनकी एबिलिटी है उसके मुताबिक परफॉर्म कर सके। तो मेरा ख्याल है कि वन ऑफ द बेस्ट इनिंग उन्होंने खेली है पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री की। बिल्कुल तौसीफ भाई, पहले T20 में उनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कोई बहुत सीजन परफॉर्मर नहीं थे, बहुत कोई लंबी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं ऐसे जिनको आप कभी हालात ऐसे बन जाते हैं, आपकी पोजीशन खाली होती हैं या आप उनको देख लेते हैं तो राइट टाइम पे आपको उनको सेलेक्ट करना होता है। बट आपकी क्या राय है? बहुत कम ऐसा हुआ है कि कोई कम मैचेस खेल के सिलेक्ट हो, लेकिन अब्दुल्ला शफीक जिनकी बाबर आजम खुद भी तारीफ करते रहे और मुश्किल हालात में अगेंस्ट श्रीलंका टेस्ट के चौथे दिन चौथे इनिंग्स में अगर कोई सेंचुरी बना रहा है तो ये साबित तो होता है कि वो ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि इज अ स्पेशल टैलेंट। अब बिल्कुल सही कहा आपने, और देखें ये बात सही है रऊफ जो सारी बातें की हैं। देखें समटाइम होता है, और जब कोई बात करता है ना, इसमें हो सकता है हमने भी बात ये की हो कि किसी को एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ठीक है, एक केस होता है उसमें एकदम कोई प्लेयर आया और 2020 खिलाया और उसके बाद उसने थोड़ी सी परफॉर्मेंस दी चला गया, बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि ये बहुत कम होता है ऐसी चीज़ें। अगर कोई क्रिटिसाइज करता भी है ना तो वो अपने तजर्बे से इसलिए करता है कि थोड़ा सा उसे लॉन्गर फॉर्मेट का तजर्बा तो हासिल करने दो, ये वाली बात की जाती है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है वेल एंड गुड, पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी बात है, और ऐसी कई मिसालें हमें मिलेंगी कि जिसमें एक दो खेलने के बाद खेल गए वो और परफॉर्म कर गए। बट ये ज़रूरी है कि ये डोमेस्टिक खेलना वो ज़रूरी होता है, उससे आपके टैलेंट का पता भी चलता है, सारा कुछ है। बट हाँ, ये जगह है यहाँ बहुत प्रेशर होता है, और आज उस प्रेशर को उसने प्रूफ करके दिया। यूँ कि यकीनी तौर पे उस पर जब वो आया था क्रिटिसाइज हुआ है, काफ़ी कुछ हुआ है, बट अपनी परफॉर्मेंस से हम सबके क्या, अगर जिसने भी बात की है उसने नाज़रीन के जो है अपने मुंह बंद कर दिए हैं। बात करते हैं अब रऊफ अजहर अली की, चूँकि बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन हमने देखा कुछ अरसे से ना तो उनकी परफॉर्मेंस में कोई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है, और कुछ है ऐसा इस मसला के रिलायबिलिटी जो हम शायद मिसबाह हक पे करते थे, यूनुस खान पे करते थे, या आप जैसे रिजवान और बाबा, रिजवान से इस फॉर्मेट में तो नहीं, वो दूसरे फॉर्मेट में, रिजवान को भी खुद जहाँ बेहतर होना है। लेकिन क्या आपको लगता है अजहर अली के क्या रिफ्लेक्सेस अब वैसे ही नहीं रहे? एज फैक्टर भी होता है, परफॉर्मेंसेस तो बहुत है उनकी, अगर आप टेस्ट मैचेस देखें तो ही इज़ अप्रोचिंग 100 टेस्ट मैच, 94 टेस्ट मैचेस में 43 का एवरेज है, 19 सेंचुरियाँ हैं। लेकिन अगर आप रियलिस्टिकली देखें कुछ अरसे से वो परफॉर्मेंस नहीं है जो एक रिलायबल और एक एक्सपीरियंस प्लेयर की होनी चाहिए। क्या वन ऑफ टेस्ट समझ के इसको दरगुदर किया जाए, अगले टेस्ट में उनको खेलना चाहिए? या लोग कहते हैं शान मसूद वेट कर रहे हैं, सऊद शकील भी वेटिंग्स में हैं, तो क्या करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान के अलावा दुनिया का कोई भी जो क्रिकेट प्लेइंग कंट्री है वो इस तरह का इतना ज़्यादा चांसेस अगर आपने किसी भी सीनियर प्लेयर्स को देते हैं, और स्पेशली के देखें कि एक रोल मॉडल होते हैं जिस तरह सचिन तेंदुलकर या जैक कैलिस टाइप प्लेयर्स थे कि जिनको थोड़ा सा लिंगर ऑन किया है इंडिया ने और साउथ अफ्रीका ने। एक तो उनको रिकॉर्ड की खातर, और दूसरा जो उनकी टेक्निक थी उससे बहुत बड़ी तादाद में जो जनरेशन थी, एक यंग जनरेशन, वो इंस्पायर होकर उनको कॉपी करते थे और उसके तरीके पर चलते थे। मगर ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि ऐसे प्लेयर्स को लिंगर ऑन किया जा रहा है जिनकी टेक्निक से जो यंग जनरेशन है वो कुछ नहीं सीख सकती। अब अजहर अली का जो मैटर है वो भी इसी तरह, वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं थे। उन्होंने जब अपना कैरियर शुरू किया तो वो एक राइट आर्म लेग स्पिनर थे, और उसके बाद उन्होंने कन्वर्ट किया अपने आप को एज ए टेस्ट क्रिकेटर, एज ए बैट्समैन कन्वर्ट किया, और उसमें बैटिंग में भी जो उनकी अप्रोच थी वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफेंसिव अप्रोच थी, जिससे मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ज़्यादा कोई टेक्निक कोई यंगस्टर इम्प्रेस हो सकते हैं या सीख सकते हैं। जिस तरह की आजकल हमारा रोल मॉडल बाबर आजम है, उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर बहुत ज़्यादा आपके जो यंग जनरेशन है वो सीख रही है। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान का थिंक टैंक है उसको ये चीज़ देखनी चाहिए और सोचना भी चाहिए, और उनका जो रिप्लेसमेंट है वो भी ध्यान रखनी चाहिए, और जो यंगस्टर्स हैं उन जो काफ़ी अर्से से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी टेक्निक भी अच्छी है, उनको भी साथ रखकर ग्रूम भी करना चाहिए और उनको चांसेस भी देना चाहिए, ताकि एकदम अगर कोई सीनियर प्लेयर बाहर हो तो उनकी जगह इस तरह खाली ना हो और उनकी जगह लेने के लिए एक दो आपके पास अच्छे यंगस्टर मौजूद हैं।
तौसीफ भाई, आपकी क्या राय है अजहर अली के हवाले से? चूँकि जैसे मैंने कहा 94 टेस्ट मैचेस, 95th वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 43 का एवरेज है, ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की हुई है, 19 उनकी सेंचुरियां हैं। इसी तरह अगर उनकी नेक्स्ट सेंचुरी की तादाद हम देखें तो वो भी मतलब अगर आप देखें तो 35 के करीब उनकी 35 उनकी 50 हैं। ऑन रिकॉर्ड लगता है कि बहुत कोई अच्छा सॉलिड किस्म का कैरियर है, लेकिन जब हम बहुत की मौके पर उनके आउट होने का अंदाज देखें या जब वो पाकिस्तान को रन चेस में ज़रूरत हो तो वो परफॉर्मेंस नहीं होती उनकी जो अब जैसे बाबर की है या बाकी है। तो आप क्या समझते हैं, क्या मजीद चांसेस मिलने चाहिए? क्योंकि शान मसूद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी अच्छी है, अभी काउंटी सीजन में बहुत इंप्रेस करके आए, वो वेटिंग कर रहे हैं। इसमें दो कोई राय नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मगर ये हुआ क्यों है? वो यूं रहा है कि बात वहीं के वहीं है कि आप किसी को चांस दे के देखते ही नहीं है, आप साथ ले लेके फिरते रहते हैं। ऑनेस्टली सच्ची बात है, हम भी जब थे हमने भी इनको कई बार कहा कि खिला के देख लो। एक साद अली बहुत तौसीफ भाई, बल्कि आपने मुझे करेक्शन करनी है, बताइएगा कि लोग ये समझते हैं जैसे इस टीम में भी जो सिलेक्शन हुई है जब आपके दौर में होती थी, फाइनल से सर होता किसका है? सिलेक्शन कमेटी के कितना अख्तियार है पाकिस्तान में, या पीसीबी कितना अख्तियार देता है? क्या आप लोग डिक्टेट कर सकते हैं 11 के लिए, या कैप्टन कोच कौन फाइनल डिसीजन लेता है? देखिए, बहस तो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, बट हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है कि आप कैप्टन और कोच को अपर हैंड रखते हैं ऊपर, और वो जो मांगता है उन्होंने खिलाने ये। हाँ, जिस जगह पे हमें नजर आता है, अब यहाँ अगर हम होते तो यहाँ तो बहुत बड़ी बहस छिड़नी थी। आप जो सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें तो आपको समझ ही नहीं आ रही। मैंने पहले भी कहा था कि 11 की टीम भी भाई वहाँ एक सिलेक्टर को बैठना चाहिए वहाँ पे, और वो बनाए 11 की टीम। आप जो इतने बड़े लोग बैठे हैं, 11 की टीम आप बना क्या रहे हैं यार? आप देख तो लें। तो मतलब कहने का ये कि वो जो अजहर अली की आपने बात की, मैं कोई दो राय नहीं, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी अपने जगह, लेकिन वक्त यह है कि आपके पास जो बेंच पे लोग बैठे हैं जिनको आपने तैयार करने की कोशिश पहले नहीं की, अब वक्त है कि आप अजहर अली, ठीक है उसकी 6 इनिंग हो गई है, आप ये ना करें, उसको रेस्ट करा के किसी और को चांस दे के देख लें। इसमें कोई बुराई तो नहीं है ना। आप कब तक इसी तरह चलेंगे? जो हमारे सीनियर हैं वो लंबा खींचते जाएंगे, और वो खुद भी कोशिश नहीं करते। जो सीनियर वहां पे होते हैं, जो कप्तान या उनके पास एक टाइम होता है, वो कोशिश ही नहीं करते कि हम किसी नए लड़के को खिला के जो है रिप्लेसमेंट, क्योंकि जाहिर है 4-5-6 अगर सीनियर होते हैं तो वो फिर बात करके आपस में उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन ये ऐसे नहीं होता। अब वक्त हो गया है, मैं ये नहीं कहता, उसकी परफॉर्मेंस भी अपनी जगह है, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट मैच में आप तैयारी सऊद शकील को लिए फिर रहे यार, आप किसके लिए देता है? चलिए पुराने में आप ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आके तौसीफ भाई और रऊफ पूछेंगे जो 11 हमने खिलाई, चूंकि जैसे तौसीफ भाई ने कहा हार जीत बात नहीं होती, बट आपको प्लानिंग करनी होती है, आपका विजन होता है। 3 फास्ट बॉलर हमने गोल में खिलाए हैं, और फिर हमने नुमान अली को ड्रॉप किया, फवाद आलम को ड्रॉप किया, बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद हो रही है। रऊफ और तौसीफ साहब की राय लेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ऑफ स्पिनर्स तौसीफ अहमद साहब, इसी तरह साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ। तौसीफ भाई, जैसे आपने कहा था उस बात को ज़रूर हमें डिस्कस करना है जो 11 हमने खिलाई है, और लोग बड़े हैरान हैं कि गोल में 3 फास्ट बॉलर, फवाद आलम का ड्रॉप होना, इसी तरह नुमान अली जो कि लंबा खेलते आ रहे थे, यासिर शाह पता है कि उनका पहला टेस्ट है। तौसीफ भाई, ये भी फरमा दीजिएगा कि उनको तो टाइम लगना ही था ना, और शायद वो बेहतर हो जाए दूसरे टेस्ट में। इस 11 पे सर आपकी क्या राय है? पहले ही खदशात जाहिर किए, जाहिर क्या किया, नजर आ गया, एक्सपोज हो गया आपके दूसरी इनिंग में। देखिए, आप बहुत ज्यादा, रऊफ इस पर जरूर बात करेगा कि आप बहुत ज्यादा रिवर्स स्विंग की बात करने लगे। भाई अब आपकी रिवर्स स्विंग नहीं होनी है ऐसी। नया बॉल होगा वो आपका, या तो दोनों होने चाहिए आपके पास, अंदर भी आनी चाहिए, आपकी बाहर भी निकलनी चाहिए, जो कि शाहीन के पास है। आपके दूसरे के पास ना पेस है और ना ही वो है, और आप आजकल पेस से कौन वो डरता है जी, और आप स्विंग आपके पास है, इसलिए आपका फिर 11 की टीम आपका, इससे बड़े बैट्समैन भी बैठे हैं वहाँ, सकलैन खुद भी बैठे हुए हैं। मुझे तो हैरत होती है कि मतलब ये भी नहीं देख रहे कि पिछली पिचें उन्होंने कैसी बनाई हैं और किस तरह, और वो क्या 11 खिला रहे हैं, ये भी नहीं देख रहे हैं। हम वहीं के वहीं। अच्छा, यही चीज जो है ना, ये शारजाह में भी की थी जब हम सिलेक्शन कमेटी में थे। तो मैंने एक सिलेक्टर साहब से पूछा, एक कोच साहब से पूछा, मैं जब आए वापस, मैं कहा यार आपसे बात नहीं होती है?
कहने का नहीं मुझसे तो पूछते ही नहीं है। अब ये तो हाल है, आप बताइए कि मतलब ये कि आप 11 की टीम में आपका कोच मौजूद है वहां पे, वो अगर तुम तो 3-3 पेसर वहां पे खिला रहे हो। मैं शारजा में इतना टाइम रहा हूँ, मैंने देखा है भाई वो गिरास दिखावे की गिरास होती है, वहां कुछ भी नहीं होता। देखा आपने, हेरात लेके चला गया था आपको सारा, बड़ी हमारी उस वक्त तो टीम भी बहुत तगड़ी थी, मतलब बैटिंग हमारी बहुत अच्छी थी, वो हेरात आपको ले गया था उठा के। तो आई मीन कि ये 11 की टीम बनाना क्या मतलब नजर, आई मीन कि बस जो कह दिया वो बना के उठा के खिला दिए, या किसी को डेब्यू कराना बहुत जरूरी है तो भाई जब टाइम हो तो करा दो किसी को। आप मेन बॉलर खिलाते हैं, नोमान को खिलाते, फिर साजिद को आप छोड़ के क्यों गए भाई, क्या हो गया? वहाँ कौन देख रहा है आप साजिद को, आप बताइए। वहाँ मतलब उमर वो जो है उमर रशीद देख रहे हैं वहाँ पे, उसको देख रहे हैं, कौन देख रहा है वहाँ पे? उसका एक्शन की तो बात ही नहीं की है किसी ने। उसको थोड़े फ्लॉज थे, उसको हमने भी पॉइंट आउट किया था, मतलब उसका ये थोड़ी था आप अपने साथ रखते, वहाँ पे बताते रहते उसको क्या है क्या नहीं है, और जरूरत पड़ती यहाँ ऑफ स्पिनर की बहुत जरूरत थी आपको। तो आई मीन के 11 की टीम बहुत ही, मैं समझता बहुत ही खराब टीम बनाई। तौसीफ भाई ने तो बात ही खत्म कर दी कि बहुत ही खराब बनाई। रऊफ, आपकी भी ये राय है और मैं भी इससे मुत्तफिक करूंगा कि आपकी 3 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं जिनमें से एक नसीम शाह ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। शाहीन का देखें ना, कल बेन स्टोक्स ने तो साफ कह दिया रिटायरमेंट अनाउंस करते हुए कि मेरा जिस्म अब मज़ीद 3 फॉर्मेट का बोझ नहीं उठा सकता। हम शाहीन को मुसलसल खिलाई जा रहे हैं। आज उसका MRI का रिपोर्ट आया है, अल्लाह करे क्लियर हो, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क तो आ गया ना। तो यही चीज़ें, ना तो वर्कलोड मैनेजमेंट रोफ देखी जा रही है लगता है खिलाड़ियों की, ना सिलेक्शन का कोई पैमाना नज़र आ रहा है, और लगता है यही है जैसे सलीम खालिद साहब ने, जो सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा क्या किसी व्हाट्सएप के मैसेज पर टीम तो नहीं बना दी गई? देखें, तौसीफ भाई ने बिल्कुल दुरुस्त तरीके से इसको मेंशन किया, और बात ये कि जितना उनके पास नॉलेज होगा क्रिकेट का और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस उनके पास होगा मैनेजमेंट का, उसी हिसाब से वो फैसले लेंगे, और उन्होंने अपने हिसाब से वही फैसले लिए। अब देखें कि नुमान अली को, मैं तो पहले ही इनकी जो पॉलिसीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उसके खिलाफ हूँ कि आपने 3-3, 4-4 टॉप क्लास स्पिनर्स नेशनल अकेडमी में कोच रखे हुए हैं और जो बहुत बुलंदोबाग दावे कर रहे हैं, मगर पिछले 10 साल में आपने क्या कुछ स्पिनर तैयार किया है? वही देखिए, अब्दुर्रहमान है या जुल्फकार बाबर जब रिटायर हुए, या सईद अजमल है, बिल्कुल वो आज से 30 साल पहले उन्होंने मेरे साथ अंडर-19 या अंडर-15 का डेब्यू किया था, और उसके बाद आज भी इनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आप लोग बस वाए बातें करने के क्या काम कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। नुमान अली को चलो ठीक है, उसने इस एज में अपने आप परफॉर्मेंस किया डोमेस्टिक में, उसको आपने नेशनल टीम के साथ रखा, फिर उसके बावजूद उसने परफॉर्म किया साउथ अफ्रीका में, आगे पीछे जितनी भी सीरीज हुई हैं। तो आपने एक स्पिन ट्रैक पर उसको वहाँ से डिस्कार्ड कर दिया। उसके अलावा आपके पास असगर था, एक बड़ा अच्छा स्पिनर आया था, एक और था वो सियालकोट वाला, वो बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर था, आपने दोनों ज़ाया कर दिए। अभी आपके पास क्या है कि आप जो पार्ट टाइम, जिस तरह तौसीफ भाई ने अभी बात की है कि जो ऑलराउंडर हैं, और वो भी T20 के ऑलराउंडर, उनको आप टेस्ट मैच खिला रहे हैं, और जो आपका मेन स्पेशलिस्ट बैट्समैन है जो पाकिस्तान में सबसे बेस्ट स्पिनर्स को हैंडल करता है, फवाद आलम, बिल्कुल उसको आपने पर्सनल इशू पे उसको क्विकली आखिर में रऊफ, पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत सकता है, क्या करना होगा क्विकली बताइएगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो नया बॉल है बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है इस टेस्ट मैच में। पहले दोनों इनिंग देखे, तीनों इनिंग देखे अगर इन दोनों टीमों की, तो उसमें नए बॉल से डिफरेंस हुआ था। अगर पाकिस्तान कल 15 ओवर अच्छे खेलता है नए बॉल के साथ, तो विकेट सेव करता, तो फिर पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा चांस है। तौसीफ भाई और रऊफ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि पाकिस्तान इस मैच को जीतने में कामयाब। ICC टेस्ट चैंपियनशिप के लिए भी हमें इस मैच में कामयाबी लाजमी दरकार है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी डेलीगेशन कराची में उसके विजिट के हवाले से तफसीलात देंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। प्रोग्राम के आखिर हिस्से में बात करेंगे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का सिक्योरिटी वफ्द कराची में मौजूद है। कल उन्होंने पिंडी में रावलपिंडी के स्टेडियम का दौरा किया, नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया। इस वफ्द में कौन कौन शामिल है? और वैसे तो अब ये रूटीन के मामला हैं, क्योंकि माशाल्लाह पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो चुकी है और अब तमाम ऑस्ट्रेलिया की टीमें हों, इससे पहले वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। इमरान, सिक्योरिटी डेलीगेशन के विजिट के हवाले से बताइएगा, मनाजिर भी हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं, और फिर शेड्यूल के हवाले से भी। हाँ जी बिल्कुल गफ्फार, इंग्लैंड की जो सिक्योरिटी टीम है वो दौरे पाकिस्तान पर मौजूद है। जिस तरह आपने बताया कि रावलपिंडी के बाद वो आप कराची पहुंची, और 4 रुकनी ये वफ्द है जिसमें रिचर्ड स्नोबॉल, रॉबर्ट लंच,
जॉन कार और रिच डिकासन जो कि हर दौरे में मौजूद होते हैं वो भी शामिल हैं। उन्होंने आज नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम और पुलिस ने उन्हें स्टेडियम का दौरा कराया और सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं उस पर मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग दी है। उनको एयरपोर्ट से होटल तक और होटल से स्टेडियम के रूट का भी इस विजिट के दौरान जायजा लिया गया और मुकम्मल तौर पर उन्हें बताया गया कि किस तरह टीमों की आमद होती है, किस तरह डिपार्चर जो है वो किया जाता है। और अब लाहौर और मुल्तान में भी इंतजाम का जायजा लिया जाएगा। ताहम जहाँ तक शेड्यूल की बात है तो 7 टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान खेले जाएंगे, जिसमें इत्तलात के मुताबिक 15 सितंबर तक या 15 सितंबर के बाद जो है इंग्लिश टीम पाकिस्तान पहुंचेगी और इब्तदाई जो 4 मैचेज हैं उसकी मेज़बानी कराची को दी गई है, जबकि लाहौर में बकिया 3 मैचेस जो हैं खेले जाएंगे और उसके बाद इंग्लैंड की टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगी और उसके फौरी बाद जो है वो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान यहाँ पर टेस्ट सीरीज। चले इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टी20 सीरीज का सब इंतजार कर रहे हैं और जैसे इमरान ने कहा कि एक्सपेक्टेड यही है कि कराची में पहले 4 टी20 मैचेस होंगे 20, 22, 23, 25 और उसके बाद फिर 28, 30 और फिर 2 अक्टूबर को जनाब लाहौर में टी20 मैच एक्सपेक्टेड हैं। तो सब इस सीरीज़ का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह इंग्लैंड की टीम इस बार सिक्योरिटी प्लान क्लियर होने के बाद तमाम तर जितनी रूटीन के मैटर्स हैं पाकिस्तान का दौरा ज़रूर करेगी। पुरान रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।